चीज़ें आप सुनी हैं इतनी देर जब तक आप बैठे रहे हैं। मुझे जो कुछ चीज़ है जो मेरे अपनी ज़िंदगी के अनुभव की है, 71 साल मैंने अभी कुछ 5-4 दिन पहले पूरे किए हैं। और किस्मत से मैं गांव के परिवेश से निरक्षर माता पिता के परिवार में जन्म लेकर के, जहाँ सिर्फ चूल्हा जलाना ही मुश्किल का काम था, फीस देना ही स्कूल की मुश्किल का काम था, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करके और सेल्फ मेड अपनी फीस कमा के कॉलेज में पढ़ के दिल्ली में रह के और अपने संघर्ष की यात्रा को पूरा करता हुआ पहले इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, उसके बाद इंडियन IAS को 3 साल तक लगातार पास करके हरियाणा में आया अपनी मातृभूमि के स्टेट में। और फिर हरियाणा में अपनी ये सबसे ऊंचे पद जो हमें मिल सकता है चीफ सेक्रेटरी के रैंक में, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच करके रिटायर हुआ। 2 यूनिवर्सिटीज़ में DJU और CTLU में वाइस चांसलर भी रहने का मौका मिला। यमुनानगर और लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर भी रहा और भी कुछ महत्वपूर्ण पदों पर रहा, लेकिन बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा पद नहीं, क्योंकि मेरा जो जीवन था वो एक आर्य सामाजिक परिवार में पैदा होते शुरू हुआ। और 15-16 साल की उम्र में मैं एक और आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कुमारी के नाम से उसमें चला गया अपने माँ बाप के साथ, और उनके साथ में 42 साल तक रहा। फिर 42 साल के बाद मैंने उनको छोड़ दिया। तो ये ज़िंदगी के अपने प्रशासनिक अनुभव और ये ज़िंदगी के अनुभव मैंने 71 साल तक देखे, और शिक्षा के क्षेत्र को भी देखा, प्रशासन के क्षेत्र को भी देखा, पॉलिटिक्स के क्षेत्र को भी देखा, मंत्रियों वाली दिशा, मंत्री और मुख्यमंत्री और जो भी व्यवस्थाएं हैं, और पढ़े लिखे लोग जो हैं उन सबको भी देखा। और अपने समाज के, इस समाज के भी जो ये सारे वर्ग थे, इन सबको भी बड़े आराम से देखा। क्यों? क्योंकि मैं ज़मीन से पैदा हुआ था, धरती पे से पैदा हुआ था, और मैं धरती से जुड़कर रहा। पृथ्वियाँ मुझे IAS वगैरह में ले गई थी, तो जहाँ पे ज़मीन से जुड़कर रहना मुश्किल होता है। आदमी एक साधारण परिवेश में पैदा होता है, पर वो जैसे ही IAS में आता है तो उसका परिवेश बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसकी अपनी जो सारी परिस्थितियाँ हैं वो बदल जाती हैं। मेरे साथ सिर्फ एक बेहतर चीज़ जो हुई सबसे बड़ी, जिससे के लिए मैं अपने माँ बाप को, उनके दिए हुए संस्कारों को और कुछ अपने भाग्य को कहता हूँ, मानता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं जैसा बचपन में था वैसा ही मैं सारे IAS में भी रहा, छोटे से लेकर बड़े पदों तक, और वैसा ही मैं आज भी हूँ। तो और वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। उसके लिए मैं अपने माँ बाप को और इस कम्युनिटी, समाज के जो भी लोग हैं, सिर्फ अकेले मेरे माँ बाप नहीं, जिन्होंने इस तरह की मेहनत करने के संस्कार, मेहनत करके हमें हमारे पेट में रोटी डाली और मेहनत करने के संस्कार हमें सिखाए। मैं अपने माँ बाप के साथ में, उनके साथ रहते हुए मैं ज़मीनों को नौकर बनाने के लिए, पेड़ काटने के लिए, ज़मीन को बराबर करने के लिए, जिसको मूड़ निकालना कहते थे हरियाणा में, आप लोगों में से बच्चे को जानते भी नहीं होंगे, वहाँ पे मैं कसी चलाता था। जब तक मैं 10वीं क्लास में स्टूडेंट था, मैं पैर घाता था, जो जिसको पशुओं से पहले अनाज निकाला जाता था, मैं उसके कूप बनाता था अपने पिताजी के साथ मिलकर। मैं अपने पिताजी के साथ मिलकर के और कामों को चिनाई आती थी, मैं उसमें भी उनके साथ मदद करता था। और वो मेरी सबसे बड़ी जो पूंजी थी मेहनत करने की, उस पूंजी ने मुझे ऊंचाइयों पर तो पहुंचाया। मुझे उन मूल्यों के कारण से सफलतम इंसान बनाया, संतुष्ट इंसान बनाया और बेहतरीन इंसान बनाया। और मैंने उसके माध्यम से लोगों में अपनी पहचान और प्रशंसा पाई। और सिर्फ इतना नहीं हुआ, उस सारी चीज़ों के माध्यम से मैं आज अपने आप को विशेष मानता हूँ इस चीज़ को, कि जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, या जो लोग पढ़े लिखे हैं बहुत, जिन्होंने इन महापुरुषों को भी पढ़ा और भी दुनिया की सारी चीज़ों को ना सिर्फ पढ़ा लेकिन दूसरों को भी पढ़ाया, सालों सालों तक पढ़ाया, भाषण दिए, सब कुछ किया, उन सब से मैं अनोखा हूँ, अलग हूँ। और मैं जो कर पाया हूँ अपने थोड़े से चीज़ों को लगा करके, वो बहुत मुझे संतुष्टि देता है, मुझे बहुत एक तरह का आनंद देता है, मुझे बहुत ज़िंदगी में अपनी फुलफिलमेंट देता है।
तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको आज ये बात बताना चाह रहा हूँ। आप सुन रहे होंगे क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटियों में हो, खुद रिसर्चर्स हो, आप तो खुद भी सुनाते हो और रोज इन प्राध्यापकों को, प्रोफेसर को, जिनके साथ मेरा भी वास्ता यूनिवर्सिटियों में रहा, मैंने उनको अंदर से सारा कुछ देखा, उनकी सारी व्यवस्थाएं देखी, इनकी चीज़ें देखी, इनका कमिटमेंट देखा, इनका नॉलेज देखा, वो सारा मैंने भी देखा। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद जो चीज़ जहाँ पहुँच रही है वो एक हालात बहुत ही खराब वाले हालात है। ये आप सब भी जानते हो, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा, इसके बारे में किसी ने रिसर्च नहीं किया। अपने हिसाब से मैं भी कह दूंगा, आप भी कहेंगे, आप कहेंगे पार्टियां कुछ नहीं कर रही, दूसरे कोई कहेंगे पार्टियां बंद नहीं रही, तीसरे कोई कहेंगे ये चीज़ नहीं हो रही, चौथे कोई कहेंगे। लेकिन वो जो उनके सब हैं वो अटकलें, वो कोई रिसर्च बेस्ड और एक बुद्धिमान इंसान की सोची हुई, बाबा साहब की तरह के एक तार्किक इंसान की कही हुई बातें नहीं है। चाहे वो मेरी बातें हों, चाहे किसी और प्रोफेसर की बातें। तार्किक चीज तब निकलती है जब या तो महान विलक्षण आदमी हो, बाबा साहब जैसा, ज्योतिबा फूले जैसा, या उसने अपनी जिंदगी भर तपस्या कर ली हो, उस फील्ड को देख देख करके, जान जान करके, जैसे बाबा साहब ने किया, और वो अंत में जो कह के जाएंगे कि इस दुनिया में क्या हुआ, मेरे लोगों ने मेरे साथ क्या किया, वो उनकी सारी जिंदगी से निकल के आने के बाद जो बात होती है वो है काम की गई होती है। बाकी जो चीजें भी थोड़ी थोड़ी है, ये भाषण है, इनमें कोई इस पे दोष लगाएगा, कोई इस पे दोष लगाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इनमें सार नहीं है, इससे इनके पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। जानो भी, पढ़ो भी, लेकिन जानो और पढ़ो भी कैसे? कोई जरूरी नहीं कि किताबें पढ़ो, हर एक आदमी किताब नहीं पढ़ सकता। अब हम यहाँ बैठ करके 200 बच्चे या 200 लोग, बड़े बूढ़े सब कुछ जो है आपस में एक दूसरे से हम ये पढ़ रहे हैं। जिस किताब को हम इतने टाइम में पढ़ना चाहते हैं, उस किताब का सार आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों से जो जानकार हैं, जिन्होंने पढ़ा है, उसके पहलू सुन रहे हैं आप, तो ये भी पढ़ना है। लेकिन जो खेत की चीज़ है वो क्या है? वो खेत की चीज़ ये है कि इस तरह का पढ़ना भी जबरदस्ती है। 2 महापुरुष पैदा हो गए इसके कारण से, और आप लोग कभी कभी सोच लेते हैं तो चलो कार्यक्रम कर लेते हैं, उस कार्यक्रम के काम कभी कोई मेरे जैसे एक जैसे लोग 2-4 को पकड़ के ले आते हो, फिर उनको उन्होंने जो बात कहनी है, जिस तरह से करनी है, तो उस तरह से करके ये पढ़ाई। लेकिन ये एक दिन होती है पूरे साल, एक दिन, एक साल, कुछ घंटे के लिए। और इसमें भी किस्मत से आपने किसी जो पार्टियों के VIP टाइप लोग होते हैं उनको नहीं बुलाया, अगर वो बोल दिया होता तो ये जो आप पढ़ के जा रहे हो, थोड़ा बहुत सुभाष जी को भी बोलने का मौका नहीं मिलता, आपके मन से, या किसी और को भी नहीं मिलता। तो ये जो कहानियां हैं, इन पे सोचने की जरूरत है कि क्या इस तरह की गोष्ठी, इतना बड़ा ये इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, इसके इतनी और बड़ी चीज नहीं, तो ये इस तरह के छोटे छोटे हाथ उपलब्ध हैं ही हैं, थोड़े पैसे से या मुफ्त में भी मिल सकते हैं। तो ये दासरी ऑर्गेनाइजेशन या और जो टीचर्स के ऑर्गेनाइजेशन या और लोगों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस तरह के जो मंच हैं, कम से कम साल में एक बार की बजाय 10 या 12 बार क्यों नहीं कर पाते? छुट्टियों के दिनों में, संडेज को, कोई और चीज़ों में, अलग अलग विषयों को लेकर के, या जिन विषयों पे आप चाह रहे हो कि इन विषयों के बारे में चिंतन होना चाहिए, एक दूसरे से विचार शेयरिंग होनी चाहिए, ज्ञान का लेन देन किया जाना चाहिए, तो वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है? मुझे याद है, मैं 2005 में जब वाइस चांसलर था यूनिवर्सिटी का, तब ये दासरी और अम्बेडकर, तो उन्हें वाइस चांसलर रहते हुए उनके बहुत सारे जो फीस माफ करने वाला काम है वो मैं CDLU में करके आया था कि बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। प्रमोशन कराने वाले काम हमारे क्लास 4, क्लास 3 के स्कूल के लोगों के, वो सारे रूल बदल करके मैं GGO के अंदर जो है इन बच्चों को ये करवा के आया था। और ये बच्चे मुझे, जब मैं चंडीगढ़ चला गया था 10-10, 12-12, 15-15 साल के बाद भी मेरे से समय लेकर के मेरे पास आते रहे, मेरे से बातचीत करने के लिए ऐसा। लेकिन अब मैं 11 साल से यहाँ बैठा हूँ कुरुक्षेत्र में, पहली बार है आज मैं किसी इनके संस्थान में आ रहा हूँ, इनकी चीज़ में आ रहा हूँ, इनके कार्यक्रम में आ रहा हूँ। तो ये सोचने की बात है। और मैं तो 11 साल से यही घूम रहा हूँ, अपना सारा पैसा, सारी पेंशन लगा के शिक्षा के क्षेत्र में ही घूम रहा हूँ। लेकिन इस संस्थान का कोई प्रोफेसर, इस संस्थान के कोई ये दासरी, इस संस्थान के और जो रिसर्चर या और लोग हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे, उनका और मेरा वास्ता नहीं हुआ है। अधिकतर है, कुछ 1-2-4 को तो मिलते हैं प्रोफेसर के, कहीं ना कहीं कार्यक्रम नहीं मिलते वो भी ज़्यादातर, लेकिन कोई मीटिंग वो चिंतन में नहीं कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम बैठ के इस चीज़ का रास्ता निकालें कि ये जो मूवमेंट बाबा साहब का रुक गया है, इसके चलने का आगे रास्ता कौन सा है। उसमें चिंतन की जरूरत के साथ साथ जो और फॉर्मेट बनाना हो, जो चीज़ें बदलनी हो, उनके बारे में कोई सोचे। मुझे तो कोई पूरे साल करना, तो कोई संस्थाएं जो भी अम्बेडकर पे बनी हुई है, रविदास जी पे बनी हुई हैं,
या जो बाबा साहब बना के गए होंगे, या और जो हजारों संस्थान बाबा साहब के नाम से चल रहे हैं, मुझे तो किसी की कोई चिंतन करने वाली हरियाणा में तो मुझे तो दिखी नहीं। अगर कहीं हो तो मुझे बताइएगा, या मुझे भी उसके साथ जोड़िएगा, मैं तैयार हूँ उनके साथ जाने के लिए और मदद करने के लिए। तो ये सारी सोचने की चीजें हैं कि ये क्यों नहीं हो रही और कैसे होनी है। या सिर्फ बातों से जिन संस्थाओं के बारे में कहा जा रहा है कि जो बाबा साहब ने आरपीआई बनाई है, उस आरपीआई का क्या हाल है? क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ था, फ्रीडम फाइटर परिवार में, लेकिन मैं कांग्रेस से भी नहीं रहा, मैंने कभी कांग्रेस वालों की मदद नहीं करी। पर जो मैं आगे देख रहा हूँ हालत की, जो बाबा साहब की बनाई हुई आरपीआई, उसका क्या हालत है, वो कहाँ कितनी जगह पे पहुंच रही है, और उसके जो बन के मंत्री बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बाबा साहब के अभियान को आगे चला रहे हैं। तो आरबीआई का क्या मतलब रहा? आरबीआई या और भी जो संस्थाएं बनी होंगी या कुछ और चीज होगी, अगर उन्होंने मिशन ही छोड़ दिया है, सिर्फ नाम रखा हुआ है। उसके बाद काशीराम साहब एक बड़ा अच्छा अभियान चला के एक अच्छी पार्टी बना के गए थे, उसकी भी हालत कहाँ है वो आप लोग को कोई सुनता हूँ मैं तो कि उससे क्या हाल हो गया है, उसकी क्या मैं जुड़ सकता हूँ वहाँ पे? अगर जो क्या मेरे मूल्य और बाबा साहब के मूल्य जो हैं, उन मूल्यों को मैं सरकारों में रह करके करप्ट लोगों के बीच में, करप्ट चीफ मिनिस्टर्स के बीच में रह करके मैं बाबा साहब के मूल्यों को प्रशासन में लागू कर सका, ताल ठोक कर, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे उनसे दिखा सके, तो क्या मैं किसी भी संस्था में या किसी भी पार्टी में शामिल होकर के बाबा साहब के मूल्यों को ताल ठोक कर रह करके वहाँ इज्जत पा सकता हूँ, स्थान पा सकता हूँ? ये सारे चिंतनीय प्रश्न हैं, पर मैं इन सब चीज़ों को छोड़ता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये नेगेटिव चीज़ें बहुत हुई हैं, जबकि पॉजिटिव होनी चाहिए थी, वो पॉजिटिव नहीं हुई। लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव ये हुआ है कि वो बाबा साहब जो 100 साल पहले हमारे से रहे थे, अब ये 75, 80, 70 साल का उनके बाद का जो समय गुजरा है, उनकी मेहनत से, उनकी तपस्या से, उनके त्याग से, उनके पारिवारिक त्याग से, इन सारी चीज़ों के कारण से उन्होंने हजारों लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचा दिया, मेरे जैसी जगहों पे। ये बहुत बड़ी चीज हुई है, बहुत रेवोल्यूशनरी चीज हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो लोग मिले नहीं हैं, वो आपस में जुड़े नहीं हैं, उनकी अपनी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी अपनी सोच, उनके अपने अपने ईगो और अहंकार है, लेकिन वो हैं। तो अगर कोई आपकी जुड़ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, रोज नहीं मिल सकते, सिर्फ एक हफ्ते में एक बार मिलते आमने सामने वो कर सकते हैं, लेकिन संस्थान में मिलकर नहीं चल सकते, तो कोई बात नहीं। जो सुभाष जी ने कहा, मेरा ख्याल उनके कहने का भाव ये था कि आप हर एक नया संविधान लिखो। संविधान को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो इतना बढ़िया और इतना पूरा हो चुका है कि उसको तो हम कहते हैं इसको छेड़ो मत, तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके कहने का शायद भाव ये है, वो तो सही तो वही जानेंगे कि जो बाबा साहब कर गए वो एक इतने अच्छे अच्छे अधिकार लोगों को दे गए, इतने अच्छे अच्छे रास्ते, बंद रास्ते उनके लिए खोल गए जिनको जरूरत थी, वही काम छोटे मॉडल के रूप में छोटे बाबा साहब बन करके हम लोग हरेक करें। एक क्लर्क भी छोटा बाबा साहब बन सकता है, IAS तो बन ही सकता है, एक प्रोफेसर तो बन ही सकता है, एक रिसर्चर तो बन ही सकता है, एक 10वीं पढ़ा हुआ तो बन ही सकता है, लेकिन एक अनपढ़ भी छोटा बाबा साहब बन सकता है और बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जो समस्या है ना, दैत्य वाली समस्या है, इस दैत्य वाली समस्या का निदान तब तक नहीं होगा जब तक हर एक आदमी छोटा बाबा साहब नहीं बनेगा, छोटा फूले नहीं बनेगा। इसलिए हम आप सबको ये प्रयास करना चाहिए। और छोटा बाबा साहब बनना क्या है, मैं आपको अपनी जिंदगी से छोटी मोटी चीज करके बता देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैं कभी लालच में रहा नहीं, पोस्टों के लालच में, जैसे यहाँ बहुत लोग मैं ये करूँगा, फिर मुझे यहाँ पे बिठाए रखो, फिर वाइस चांसलर और बनने का अगर कहीं लालच ही मिल जाए, बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, तो भी मैं अपने सारे बाबा साहब के भाड़ में, मैं उनके बाबा साहब के नियमों को बेचने के लिए तैयार हुआ। मैं आपको उदाहरण ढूंढ लेता हमारा कोई बहुत बड़े आधार नहीं है, बहुत लोग हमारे साथ नहीं है, कोई भी नहीं है, इनफैक्ट देखा जाए तो मेरा कोई मेरे साथ नहीं, लेकिन अकेले में भी मैंने अपने 11 साल का जो मेरा रिटायरमेंट का पीरियड है, उसमें मैंने शिक्षा की अपने आप से अकेले के दम के ऊपर शुरुआत की। अब मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मेरे पास कोई PA, सेक्रेटरी, ऑफिसर, ड्राइवर, गनमैन कोई नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम छोटे बाबा साहब बनने का प्रयास कर सकते हैं। ये सुबह आपके प्रधान जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपका कोई पूछ नहीं है, त्रास नहीं है, ना वो मानेंगे और वो सोचेंगे तो दूर रहें, इनको पता ही ना चले कार्यक्रम कब है, क्योंकि ये आगे ये अच्छी बात है कि हमने तो पता नहीं वो झंडा दूसरे वाला फहरवाना है, हमने अपने अम्बेडकर वाल को बेचा या भी नहीं दिया अपने सम्मान को, तो हमने ये आगे तो हमने इनको और दिला दी,
इनके यहाँ गए तो हमने इनको 1 लाख रुपए भी दिए और 1.5 लाख रुपए से हमने एक लाइब्रेरी जो है मंदिर में शुरू करी। अब आज यही प्रधान जी बता रहे हैं कि वहाँ से कम 50 बच्चे पढ़ करके 3 साल ही हुए उन्होंने रिटायर्ड कराने, तो 23 में शुरू की थी हमने, जनवरी 23 को शुरू की, 2 साल हुए। 2 साल के अंदर 50 बच्चे वहाँ से पढ़ के, और मैं इनके पीछे लगा रहा, इन्होंने नए हाल बनाए हैं। मैं इनको कहता रहा आप कि यहाँ डिजिटल क्लासरूम भी बना दो, मैं पैसे दूँगा, आप यहाँ एक कारोबार सिखाने का वोकेशनल सेंटर भी बना दो, उसके 1 लाख रुपए मैं दूँगा। मेरी ऑफर है, पूछिए इनसे, 3 साल पहले तक की ऑफर दी। क्या जो कोई भी 50 आदमी आए और कोई भी मेरे जैसा आ गया, आने जाने वाला कोई अफसर आया, कोई प्रोफेसर आया, और वो चीज़ जैसे ये ऑनलाइन करके भेज रहे हैं, तो ऐसे ही वो क्लास जो है वो ऑनलाइन जाए, घर में गांव में बैठे हुए बच्चे जो, उनको भी पता चले कि भैया क्या बोलता है, प्रोफेसर साहब क्या बोलते हैं, निर्मला जी क्या बोलती हैं, वो चीज़ घर बैठे उनको रोज मिलेगी, तब तो दुनिया बदलेगी ना। डिजिटल का जमाना है, लेकिन हम कहाँ खड़े हुए हैं, किस जगह पे पहुंचे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत बड़े गैप हैं और बहुत बड़ी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैंने कई अभियान शुरू करे, अभी एक और अभियान हमने यहाँ शुरू किया, वो एक अनिल रंगा जी हैं, IIT बॉम्बे के, वो BTech MTech हैं, उनका एक इंस्टीट्यूट चलता था जेई और नीट की हिसाब में, हम उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। ये स्वामी गोरक्षानंद आश्रम है, इनका जो ट्रेनिंग शुरू करेंगे यहाँ 12वीं में, जो साइंस के, मेडिकल और नॉन मेडिकल के बच्चे, अगर आपके कोई अपने परिवार के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, मोहल्ले के, अपनी कोई कम्युनिटी के या गरीब बच्चे मेरिट वाले हैं, तो आप उनको वहाँ पर भेजिए। इस साल से शुरू हो रहा है, आगामी 13 को वहाँ पे टेस्ट है, और या उसके बाद आगे पीछे भी कभी भी आप भेजिए। वो अनिल रंगा सर आए हुए हैं, दी जाएगी आपकी। तो बनाने वाले का बच्चा था, मजदूर था, ये छोड़ मजदूर के बच्चे, तो ये अनिल रंगा सर हैं, ये आपके लिए आए, बैठे। तो आप, मैं भी वहीं जाता रहता हूँ, हमने सेट कर दिया वहाँ पे, अच्छा इंस्टीट्यूट सेट किया है, वहाँ पे लाइब्रेरी 2 सेट कर दी हमने, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, 2 क्लासरूम सेट कर दिया है, और ये वहीं रहते हैं। अनिल ने मेरी तरह, मैंने शादी नहीं की, उन्होंने भी शादी नहीं की, अभी तक रह के रात दिन पढ़ाते हैं बच्चों को। कोई बच्चों को सीख हो तो एक इंस्टीट्यूट हम ये लाए हैं, और इस इंस्टीट्यूट में हम IAS क्लर्क्स हैं, उनके भी ट्रेनिंग जो है, कोचिंग हम वहाँ पे शुरू करेंगे, ताकि हमारे बच्चे जो सड़कों में घूम रहे हैं उनको तैयारी करवा के, हम पोस्टें तो कम निकलती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको जल्दी कम से कम अपना जो बनाने की कोशिश है। एक और अभियान चलाता हूँ, जिसका नाम है साहित्य और संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान। इसके नीचे मैंने 3 साल में आसपास के इलाके में लाइब्रेरी या लोग या जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, उन सबको 10,000 से ज़्यादा संविधान की प्रतियाँ और 10,000 से ज़्यादा ही और जो हमारे महापुरुषों का जो साहित्य है उसकी प्रतियाँ जो है मुफ्त में वितरित की हैं, ताकि बच्चों तक पहुँचे, खासकर स्कूलों। और ये अभी भी जारी है, ये अभी भी मैंने 5,000 पुस्तकें और मंगवाई हुई है। कल एक कैथल में कार्यक्रम है, वहाँ देंगे और जगह भी देंगे, और यहाँ भी कभी आएंगे तो यहाँ भी देंगे, और सभी लाइब्रेरीज में हम ये किया। इस साल से एक नया अभियान मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसके नाम से शुरू करना चाह रहा हूँ। शिक्षा में तो मैं पहले से काम कर ही रहा हूँ, साथ रोजगार, उसका स्वरोजगार भी लगा लो उसमें, और रोजगार के बारे में भी कोचिंग से कनेक्टेड करके इस तरह का वो भी हम जो है उसको एक व्यवस्थित तरीके से करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे मान लीजिए कंप्यूटर सीख करके अपने कंप्यूटर का काम करें, AI सीख करके, और चीज़ें जो आजकल की टेक्निकल स्किल ला रही हैं, जिसमें हम अपना अच्छा रोजगार बना करके हम अच्छी कमाई कर सकते हैं, IAS से भी ज़्यादा बढ़िया रुतबा पा सकते हैं, कमाई कर सकते हैं उसमें। और जो गलत पढ़ाइयों में पहुंचे हुए प्रोफेसर साहिबान ने, कंप्यूटर नहीं आता, मेरा हैंडीकैप है, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर आता हो, मैं पैसे लगाऊंगा उनके साथ, मैं उनको साधन दूंगा, मैं संपर्क दूंगा, मैं अपना प्रोटेक्शन दूंगा, और आप आगे तो आप लोग जो है इंटरप्राइज बनिए, आप लोग जो है अपने बड़े अपनी जिंदगी बना सको, किसी को सुनना रहे, और आप अपना काम भी कर सको, और बाबा साहब और ज्योतिबा फुले साहब और अपने महापुरुषों का जो मिशन है उसमें भी आप सहयोग कर सको अपने हिसाब से। और मुझे अपनी ज़िंदगी जैसे मैंने बिताई वो बिताने का मौका नहीं मिलता, वो पद पाने का मौका नहीं मिलता, मैं कहीं गाँव में घूम रहा होता, तो जो सबके और लोगों के पास भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उन चीज़ों को मैं यूँ का यूँ अंदर लेकर के दफन हूँ, कि आप लोगों को मैं जहाँ जो भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ये कहना, वक्ता ने आपको चीज़ कही थी कि कम से कम घर जाके एक किताब जरूर पढ़ें, पढ़ दिया, तो पढ़ने में कोई बड़ी कुछ नहीं पता था IAS की कोई होती है, नायब तहसीलदार भी कोई होता है, और नायब तहसीलदार हम भी बन सकते हैं, ये भी नहीं पता था। तो इसलिए जो है ये चीज़ें सब संभव हो सकती हैं, और हमारा ये दायित्व है कि हम आपको अपना अनुभव दें,
हम आपको अपनी सपोर्ट दें, अपना मार्गदर्शन दें और अपने को समय लगेगा तो उसमें जो है बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेहरबानी करके औरों के अंदर झांकने के बजाय अपने अंदर झांको। राष्ट्रीय प्रभाव दिया है, जरूरतमंदों के साथ चलने का वादा दिया है। जा रहा हो कोई और चीजें दिल से जाते हैं उसके साथ खड़े होने के लिए, बन जाएगा तो धूल उड़ा देंगे। हमने तो अकेले में अपना धाक चढ़ाई है हरियाणा की IAS के अंदर, सिर्फ 2 इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो भी हवा फैल जाएगी अम्बेडकरवाद की। अम्बेडकरवाद तो कोई रोक नहीं सकता, तो रोक नहीं पाएगा। जो अच्छे प्रोफेसर साहिबान अच्छी पोस्टें डालते हैं उनको आप लाइक करिए, उनको आप प्रोत्साहित करिए। अच्छे लोगों के अगर आपने सपोर्ट कर दिया, अच्छे कामों में लगाओ, मोबाइल पे और इंटरनेट पे देखने और बहुत अपॉर्चुनिटी है। चाहे तो 4 गानों में जो है ना, जिसको 15 मिनट में गाया जा सकता है, अब्दुल्ला भाई है, इसे कहो हरियाणा के जो और भी गायक है, एक क्षेत्र में मैसेज पहुंचता वो दिल पे जाके लगता है। ये करें और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सबने इतना शानदार प्रोग्राम किया है और बहुत ही शानदार काम किया है। कोई बात नहीं, देर आए सवेर आए, सबका नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिंह।